So we are doing October-November 2025, paper 1, variant 2. ठीक है? This is the MCQs paper. 30 marks का paper होता है, 30 MCQs होते हैं, and the time duration is 1 hour. Let's start with the first question. A company needs to raise finance to build a factory. Which action is suitable to protect the existing shareholder interest? एक कंपनी है, उसको फाइनेंस रेज करना है, ठीक है, उनमें से किस तरीके से फाइनेंस रेज करे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो है वो इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। बोनस इशू नहीं, बोनस इशू में तो कोई पैसे ही नहीं आते बिजनेस में, ठीक है, नहीं हो सकता। फुली सब्सक्राइब राइट इशू, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो राइट इशू है, राइट इशू से क्या होता है कि हमारा फाइनेंस भी रेज हो जाता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान नहीं है कि उन्हीं को शेयर बेचे जा रहे हैं। राइट इशू में आउटसाइडर्स को नहीं बेचे जा रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। Which item appears in the credit column of the trial balance? इनमें से क्या क्या क्रेडिट पर आता है ट्रायल बैलेंस में? डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट अलाउड नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड आते हैं, यस, लेकिन रिटर्न इनवर्ड्स नहीं आता। तो डिस्काउंट रिसीव्ड और रिटर्न आउटवर्ड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, ये दोनों कहां पर आते हैं? क्रेडिट्स कॉलम ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में आते हैं। नेक्स्ट, a trader sells goods for 6600 to a customer on 31st March, the last day of the financial year. He does not produce an invoice until 3 days later. He is advised that sales of 6600 should be entered in the financial statement for the year ended 31st March 2025. देखो कस्टमर है, उसको हमने गुड सेल कर दिए हैं 31st मार्च को, लेकिन आखिरी दिन, बिजनेस के आखिरी दिन गुड सेल कर दिए थे, लेकिन इनवॉइस नहीं भेजी थी, बिल नहीं भेजा था। बिल हमने उसको बाद में भेजा, तो क्या करेंगे? ये सेल पिछले साल ही काउंट होगी या नेक्स्ट ईयर में जाएगी? जब बिल भेजा है जब सेल काउंट होगी, या जब सामान दिया है जब सेल काउंट होगी? ऑब्वियसली जब सामान बेचा है उसी की सेल है, ठीक है। 31st मार्च को सामान भेज दिया था, बेशक बिल बाद में जाए, लेकिन वो सेल्स कब की होगी? पिछले साल में काउंट होनी चाहिए। कौन सा काउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये? कंसिस्टेंसी नहीं, प्रूडेंस भी नहीं है, ये रियलाइजेशन है, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो यही होता है कि भाई हमारे पास जब हमने जो चीज सेल की है तो उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करें। जब एक एंट्री हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है, उसको उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। An item of capital expenditure has been treated as a revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नॉन करंट एसेट्स एंड ऑन द लॉस फॉर द ईयर? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिया ना, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमने अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा दिए, यानी कि लॉस भी बढ़ गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि हमने अपने जो है एसेट्स को भी अंडर स्टेट कर दिया। मतलब हमारे जो एसेट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, नॉन करंट एसेट कम कर दिए ना, यानी कि हमने अपने, तो नॉन करंट एसेट हमारे कम हो गए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नॉन करंट एसेट एंड लॉस फॉर द ईयर? इस गलती की वजह से नॉन करंट एसेट तो अंडर स्टेटेड हो जाएंगे, लेकिन जो लॉस है हमारा वो ओवर स्टेटेड हो जाएगा, ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अच्छा, नंबर 3 में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्यों वैलिड नहीं है? बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो क्या बोलता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो कहता है भाई लॉसेस को जो है वो एडवांस में रिकॉर्ड कर लो। जो हमारा खर्चा है, जो लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई लॉसेस को जो है वो रिकॉर्ड करो जल्दी, और जो रेवेन्यू होता है उसको जब तक रियलाइज ना हो जाए आप रिकॉर्ड ना करो। लेकिन जो है ना, इस जगह पर जो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का से ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का क्या होता है कि एसेट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एसेट या फिर रेवेन्यू शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा बेटर फिट हो रहा है। ये दोनों फिट ही नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाले हमें देना पड़ेगा आंसर। कंसिस्टेंसी और ये तो फिट ही नहीं हो रहे दोनों। नहीं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सेज दैट रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल पेमेंट इज रिसीव्ड। नहीं, पेमेंट इज रिसीव्ड नहीं होता। मतलब हमने सामान दे दिया ना, गुड्स की डिलीवरी हो गई ना, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं रेवेन्यू। गुड्स की डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पेमेंट रिसीव होना या इनवॉइस इशू होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स की डिलीवरी है। ठीक है ना, आंसर भी चेक कर लेते हैं ज्यादा। देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 5।
The van is to be depreciated at 20% using straight line method. What is the total amount of expenses to be included in the statement of profit and loss? Statement of profit and loss, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? मोटर वैन, why limited purchase the motor van and incurred the following expenditure. ठीक है, मोटर वैन हमने खरीदी, कितने की मोटर वैन? ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आएगी मोटर वैन, हाँ इसकी डेप्रिसिएशन आ सकता है। मोटर वैन 50,000 की है, ठीक है, 4,500 की डिलीवरी है, अपग्रेड है 6,000, ठीक है। ईयरली मेंटेनेंस नहीं आएगी, ईयरली मेंटेनेंस एनुअल लाइसेंस फीस तो ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। और इन सबको ऐड करके, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है कहते हैं नॉन करंट एसेट बन जाएगा ये हमारा 50,000, 6,056 और 60,500। 60,500 का नॉन करंट एसेट है, इस पर 20% लगा दो। 60,500 पर 20% लगा दो तो ये आ जाएगा 12,100। ठीक है, ये हो गया हमारा 12,100। अब 12,100 जो है कहते हैं ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, और इसके बाद 4,000 और 1,200 भी ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो। 17,300, ये टोटल हो गया हमारा पार्ट सी। अच्छा एक मिनट, वेट वेट वेट, ये 2 ईयर मेंटेनेंस है ना, इसको चेंज करते हैं। वेट, 2 ईयर मेंटेनेंस है 4,000 रुपए की ना, तो हम 2,000 लेंगे, हम 1 ईयर की लेंगे। ठीक है, हम एक एक 1 ईयर की लेंगे, तो ये 15,300 होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी सिंपल है। बस ये है कि 2 ईयर नहीं लेना, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हमें 2 साल का है ना, हमें 1 साल का लेना है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। A business charges depreciation on its property using the straight line method. At the start of the year, the business revalued its property upward with the useful life remaining useful life unchanged. Okay. What is the charge to the expenses and carrying value of the property at the end of current year? Okay. एक बिजनेस है जो अपनी प्रॉपर्टी को जो है कहते हैं रिवैल्यू कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर रिवैल्यू हो गई अपवर्ड, ओके, ज़ाहिर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, हमारी एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी कैरिंग वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है ना, अगर हम प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने 50,000 डिवैल्यू कर दिया उसको, तो 150,000 की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन अगर मेरी 20% है तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 30,000। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सही है, अब 150,000 का हमारा एसेट था, उसमें 30,000 माइनस कर दो तो बच जाएगा 120,000। 120,000 आपकी नेट बुक वैल्यू बच गई। और अगर आप ये रिवैल्यू ही ना करते तो, रिवैल्यू ना करते तो क्या होता है? 1 लाख का आपका एसेट होता और 20,000 आपकी डेप्रिसिएशन होती, 80,000 होता है, यानी कि मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, एग्जाम्पल दिए मैंने आप लोगों को, यहाँ क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने एक वैल्यू के जरिए वैल्यू डाल के एग्जाम्पल दिए। 1 लाख की अगर प्रॉपर्टी होती, 50,000 हम रिवैल्यू करते तो 1,20,50,000 पे 20% लगता, 30%, 30,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ जाती। और अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारा क्या होता है, कहते हैं 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, उस पर 20% डेप्रिसिएशन होती 20,000 की, तो 80,000 नेट बुक वैल्यू होती है इसकी। अब नेट बुक वैल्यू कितनी है? 1,20,000 है। यानी कि प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू इंक्रीज होगी, प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू इंक्रीज होगी, और हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे हमारे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलें। X Limited purchased a property for 100,000. The property had an expected useful life of 50 years. On 1st January, the property was revalued at 119,000. Okay, the total estimated remaining useful life remained 50 years from 1st January 2010. देखो, एक प्रॉपर्टी खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, उसको हमने रिवैल्यू कर दिया कितने पे? 1,19,000 पर। कितने सालों के बाद? 1 जनवरी 2010 को खरीदा था, और 2024 मतलब 14 साल के बाद, 14 साल बाद रिवैल्यू हो गया। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बच गई? 36 ईयर। 50 साल की इसकी टोटल लाइफ थी ना, 119,000 हमारी जो है वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 36 ईयर्स। क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट करें।
119,000 डिवाइडेड बाय 36, 3505.55 आ रहा है, 3506 ही कर लेंगे राउंड ऑफ करके। ठीक है। अच्छा भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन का पूछ रहे हैं ये कि भाई ये एक्सपेंसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। बेटा एक्सपेंसेस इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन जो है 30,000 आया है, और अगर हम रीवैल्यू ना करते तो डेप्रिसिएशन 20,000 आता। एक्सपेंस तो बढ़ गया ना हमारा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। नेक्स्ट, the total of trial bills did not agree. As a result, a suspense account was opened with a difference or credit balance of 1720. So far, two errors have been discovered. The balance on the purchase return account of 440 was omitted from the trial balance. वैसे आंसर ही पढ़ भी लेते हैं, क्वेश्चन में पांगा क्या है। What is the updated credit balance of the suspense account? सस्पेंस, ये दोनों एरर्स ठीक करने के बाद भी सस्पेंस अकाउंट हमारा खत्म नहीं होगा। अच्छा ओके अब्दुल्ला, ये दोनों एरर्स ठीक करने के बाद भी हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खत्म नहीं होगा। देख लेते हैं लेकिन कि कितना कम हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 1720, सही है। द बैलेंस ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट ऑफ 440 वाज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। 440 का जो परचेज रिटर्न है वो ट्रायल बैलेंस से ओमिट हो गया। इसकी जरा डबल एंट्री सोचो अपने दिमाग में। व्हाट शुड बी डबल एंट्री? तो परचेज रिटर्न हमने ओमिट कर दिया, डबल एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ऐसा ही है, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे था। अब हमने इस एंट्री में क्या किया? सस्पेंस को डेबिट किया है, यानी कि 440 से ये कम हो जाएगा। द बैंक ओवरड्राफ्ट वाज अंडरस्टेटेड बाय 90। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 90 से अंडरस्टेटेड है। क्या करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट को सही करना है, बढ़ाना है, यानी कि डबल एंट्री क्या बनेगी? बैंक ओवरड्राफ्ट को बढ़ा, क्रेडिट पे बढ़ता है, सस्पेंस डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। तो ये जो है सस्पेंस दोबारा से डेबिट हो रहा है 90 से। अब बताएंगे अपडेटेड बैलेंस क्या है। 1720 माइनस 440 माइनस 90, 1190। ठीक है, ये हमारा सस्पेंस का अपडेटेड बैलेंस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई रिपीट वंस अगेन, क्या हो रहा है? 1720 का हमारा क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, माइनस कर दिया हमने 440, माइनस कर दिया 90, क्यों? क्योंकि ये दोनों डेबिट थे। दोनों के अंदर सस्पेंस डेबिट हो रहा था। इसमें क्या था? सस्पेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट था, परचेज रिटर्न क्रेडिट था। और दूसरे वाले में क्या था? सस्पेंस डेबिट और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे साथ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, ये एरर से क्वेश्चन उन्होंने हमसे जो इस क्वेश्चन ये सॉल्व करा लिया एमसीक्यूज में। ये बड़ी कमाल की बात है। समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज में इतना कुछ करा लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन पेपर 2 में आता है, कम से कम 7 से 8 मार्क्स का होता है इस तरीके से। दो डबल एंट्री थी, 4 मार्क्स की, तो यही हो गई। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट का ही बैलेंस निकलवा लिया। ये एक एमसीक्यू में इन्होंने पूछ लिया इतना। लेकिन बहुत सारे आसान भी आएंगे। The total of the discount column on the debit side of the cash book has been debited to the discount received account. Which account will be used to correct this error? Discount allowed था, total of the discount column on the debit side of the cash book. डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड में ले गए, लेकिन डिस्काउंट रिसीव में भी डेबिट ही करा। हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया। सही है, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये। डिस्काउंट अलाउड के बजाय डिस्काउंट रिसीव्ड को कर दिया, लेकिन करा डेबिट ही है। ठीक है ना? तो डबल एंट्री क्या बनेगी इसकी? डबल एंट्री डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट की डबल एंट्री बनेगी। तो यानी कि इसके अंदर सस्पेंस नहीं आएगा। 1 and 2, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? यस। चलें, लेट्स कंटिन्यू। On 31st December, the following information is available about a company's banking transaction.
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। व्हाट, अच्छा पहले ही पढ़ लेते नीचे क्या लिखा हुआ है ना। व्हाट वैल्यू फॉर बैंक शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आती है ना, वो अपडेटेड कैश बुक की वैल्यू आती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अपडेटेड कैश बुक की वैल्यू आती है। अब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर्मेट क्या होगा? अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होगा और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट प्लस होगा। सही है। और बैंक की तरफ से एक एरर हुआ है कि बैंक ने एक क्रेडिट, मतलब पैसे आए थे अकाउंट में, वो दो बार रिकॉर्ड कर दिए, तो एक बार माइनस कर देंगे इसको भी। तो इस तरीके से जो आप जो बैलेंस आएगा वो हमारा बिल्कुल अपडेटेड बैलेंस होगा। 22650 प्लस 3110 माइनस 6290 माइनस 650 18820। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक दफा वापस बता रहा हूँ। बीआरएस का अगर आप फॉर्मेट दिमाग में लेकर आए, बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है? अगर हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐड होता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स और माइनस होता है अनप्रेजेंटेड चेक। तो ये तो फॉर्मेट के हिसाब से मैंने प्लस और माइनस कर दिया। अच्छा, बैंक वालों ने एक क्रेडिट दो बार रिकॉर्ड की। क्रेडिट मतलब पैसे आए हैं, एक पैसे आए थे दो बार रिकॉर्ड कर दिए, तो एक बार मैंने माइनस कर दिए ताकि करेक्शन हो जाए। तो 18820 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पेज। A business maintains control accounts as part of its double entry. The balance on the purchase ledger control account is 8232. However, this does not agree with the totals of the purchase ledger in the with the totals balance in the purchase ledger. Okay. An entry in the purchase return journal of 72 has been posted to the credit side of the individual trade payables account in the purchase ledger. An entry in the purchase return journal for $72 has been posted to the credit side of, अच्छा भाई, 72 की एंट्री है परचेज रिटर्न जर्नल की। सही है, उसको जो है ट्रेड पेबल के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब हमने एक तरह से उसको परचेज के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। अब 8232 हमारा बैलेंस था कंट्रोल अकाउंट में। सही है। What is the balance? What is the total of balance in the purchase ledger before these errors are corrected? इन एरर्स के करेक्ट होने से पहले कितना बैलेंस था? सही है, यानी कि इस एरर की वजह से क्या होगा? 72 मल्टीप्लाई बाय 2, 144 से हमने क्या कर दिया होगा, इतना से बैलेंस बढ़ा दिया होगा। आई रिपीट वन सेकेंड, कैसे पता चला ये प्लस करना है? थोड़ा टेक्निकल है ये। उन्होंने बोला हुआ है कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न तो एक तरह से डेबिट पर आता है ना पीएलसी में। कस्टमर के ट्रेड पेबल के अकाउंट में परचेज रिटर्न तो डेबिट पर आता है, इन्होंने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया। अब अगर इसको क्रेडिट कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि अब सही एक तरह से डबल अमाउंट से हमने कस्टमर को बेनिफिट बढ़ा दिया उसका बैलेंस। एक चीज डेबिट करनी थी, डेबिट नहीं की, उल्टा क्रेडिट कर दी। सही है। अच्छा, एरर को सही नहीं करना है, इन्होंने बोला है एरर बिफोर द करेक्शन ऑफ एरर को बताना है कि अगर ये एरर करेक्ट ना हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह से 144 से हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा कस्टमर सप्लायर का। An entry for discount received in the cash book for 54 has been debited to the individual trade payables ledger as 45. 54 की एंट्री थी डिस्काउंट रिसीव्ड की। डिस्काउंट रिसीव्ड से क्या होता है, सप्लायर का बैलेंस कम हो जाता है। सही, 54 से कम करना था, हमने 54 से कम नहीं किया। कितने से कम किया है? 45 से कम किया। इसका मतलब है 9 से एक तरह से हमने बढ़ा दिया इसका बैलेंस। ये बात यार ध्यान में रखें, सही नहीं करना है सर को। ये बोले क्या गलत हुआ है वो करो। मतलब हमने कस्टमर का बैलेंस 9 से बढ़ा दिया। अब 8232 और स्टार्टिंग में बैलेंस था 144 से, एक और एक दफा बढ़ाया सप्लायर का बैलेंस और एक मरतबा 9 से। आंसर आ जाएगा 8385। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8385। जो उन्होंने मिस्टेक की, ये वाला बोला टेक्निकल है, इसमें बोला हुआ है कि भाई बिफोर द करेक्ट, देखो बिफोर को हाईलाइट किया हुआ है, आपको एरर्स को सही नहीं करना है। मतलब जो उन्होंने मिस्टेक की है वही मिस्टेक ही करनी है, आपको मिस्टेक करके बताना। आपको सही बैलेंस दिया हुआ है, ये जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है ये सही है। ये दोनों गलतियां जो हैं आपकी उसमें है, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल में है।
जो गलतियां हैं वही गलती करके दिखानी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sales ledger control account included the following entries. Sales ledger control account में ये सारी entries हैं. Which entries must be corrected? Contra with the purchase ledger control account of 500 debit. अच्छा भाई, कॉन्ट्रा तो आती है हमेशा क्रेडिट पर, ये रॉन्ग है एंट्री। डिस्काउंट अलाउड 600 डेबिट, ये भी रॉन्ग है, डिस्काउंट अलाउड तो क्रेडिट पर आता है। इररिकवरेबल डेट ऑफ 200 डेबिट, ये भी रॉन्ग है, ये भी क्रेडिट पर आता है। तीनों ही एंट्री सही करनी पड़ेंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो तीनों एंट्रीज गलत जगह पे लिखी हुई है। ये तीनों जो है क्या कहते हैं, ये तीनों क्रेडिट वाली चीजें हैं, लेकिन हमने डेबिट पे लिखी हुई है। ठीक है। विच आइटम विल रिजल्ट, आप लोग बेटा रिप्लाई भी करते जाएं साथ साथ ना अपने, जो है क्या कहते हैं, जो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है वो बताएं मुझे। विच आइटम वुड रिजल्ट इन अ क्रेडिट एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट एंट्री का मतलब है कि जो प्रॉफिट हो। इनकम स्टेटमेंट में कोई चीज क्रेडिट हो रही होती है जब होती है जब प्रॉफिट हो रहा हो, फायदा हो रहा हो। बताओ इनमें से कौन सी चीज क्रेडिट एंट्री है? रिडक्शन इन द अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट, यही आंसर हो गया, यही है आंसर। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब भी रिड्यूस होगा तो क्या होगा? हमारे लिए अदर इनकम हो जाएगी, इनकी इनकम बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 14। A sole trader rented out part of the business office at $500 per month, 500 पर मंथ के हिसाब से उसने दे दिया रेंट पर, for 24 months। सही है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ही रिसीव्ड द फॉलोइंग पेमेंट्स। 5,500 रुपये उसको रिसीव हुए रेंट की उसमें, और 500 उसको मिले हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना वो 2 साल बाद वापस करेगा ये। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो एक तरह से जो है वो लाइबिलिटीज में आ जाएगा। सही है ना। 2 साल बाद वापस करेगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन नॉन करंट नहीं होगी, एक करंट लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम कब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं 31 दिसंबर 2024 को, तो एक साल तक गुजर गया ना। बस एक साल बाद अब हमें ये वापस करना है, इसीलिए करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा 500। अच्छा, तो एक महीने का अगर 500 है तो साल का कितना बनता है रेंट? साल का बनता है 6,000। एक महीने का अगर रेंट 500 है तो एक साल का कितना बनेगा? 6,000। लेकिन हमें मिला कितना है? 5,500। इसका मतलब है 500 का हमारा रेंट रिसीव होना बाकी है, मतलब 500 हमें मिलेगा रेंट। तो एक तरह से रेंट बाकी हो, अक्रूड रेंट है लेकिन मिलना है हमें, तो वो भी हमारे लिए करंट एसेट होगा। तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। रेंट हमारा जो 500 का है वो करंट एसेट है हमारा, और डिपॉजिट भी 500 का है, वो भी हमारा वो करंट लाइबिलिटी है। ये रेंट 500 का मिलना है, ये करंट एसेट है, और डिपॉजिट जो हमने रखा हुआ है उसका हम उसको बाद में वापस करेंगे, वो है करंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा। What will have the effect of increasing profits when entered in statement of profit and or loss for a sole trader? अच्छा भाई, इन चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी? कैरेज इनवर्ड नो, डिस्काउंट अलाउड नो, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज यस। गुड्स की जब ड्राइंग रिकॉर्ड होती है ना उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होंगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, a partner में partnership maintains both capital and current accounts. What is the correct entry for recording interest on partners, interest on capital for partner X? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे रिकॉर्ड होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस हो जाता है, यानी करंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन डेबिट एंड करंट अकाउंट क्रेडिट। Lee and me are in partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3 respectively. An error was made when their appropriation account for the year was prepared. Interest on drawings was omitted. Lee $90 and Mia $50. By what amount will the balance of these current account decrease when this error is corrected? देखो क्या हो रहा है, एक एरर हुआ है कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर के पास से पैसे जा भी रहे हैं लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वापस से आएंगे भी। अब अगर हम बात कर लें ली की ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर रिकॉर्ड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं किया, तो ली को फायदा हो गया 90 का। सही है ना। लेकिन जो है कहते हैं, अगर व्हेन दिस एरर इज करेक्टेड, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे ली को नुकसान होगा 90 का।
सही है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस को कितना फायदा हो गया? 140 का, 90 प्लस 50, बिजनेस को 140 का फायदा हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय 4/7 कर लो, यानी कि 80, यानी कि बिजनेस को फायदा हो रहा है, उसका भी तो शेयर इसको मिलेगा ना, 80 का इसको प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा इसका। ओवरऑल इसकी जेब से जो जाएंगे वो $10 जाएंगे। ठीक है ना, $10 से ली का जो है वो शेयर कम हो जाएगा ओवरऑल का कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, देखो क्या हो रहा है, पहले तो 90 का जो है वो माइनस हो रहा है, 90 का उसका जो है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से बैलेंस 90 से कम हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है 140 से, तो उसमें से इसका 4/7 का शेयर है, तो उसको 80 का वहां से प्रॉफिट भी मिलेगा, तो इसका मतलब ओवरऑल 10 का डिफरेंस आएगा उसका सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट, the following information is extracted from the draft statement of financial position. What is the maximum amount of dividend a company can declare? Dividend जो है वो कहाँ कहाँ से दे सकते हैं? जनरल रिजर्व से दे सकते हैं, यस। रिटेन अर्निंग में दे सकते हैं, यस। प्रॉफिट फॉर द ईयर से भी दे सकते हैं। ये तीनों को अगर मिला लो ना, तो ये मैक्सिमम जो है डिविडेंड कंपनी दे सकती है। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? आई थिंक इट्स 471,000। सी इज द आंसर। ठीक है, 96,000 प्लस 230 प्लस 145, 476,000, 471,000। ओके, हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। कौन कौन से इंटरनल यूजर्स हैं? बैंक इज नॉट एन इंटरनल यूजर, आउटसाइडर है बैंक। डायरेक्टर्स, यस। टोटल एम्प्लॉय, यस। 2 and 3 is the correct answer. A trader calculates his trade receivables turnover as 89 days. What was the denominator about in his calculation? Trade receivable turnover days का formula क्या होता है? Trade receivables upon credit sales into 365. तो अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स ओनली। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, क्या बताया हुआ आपको? रिटर्न, व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ROCE इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आएगा? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस फाइनेंस कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। क्यों ऐड कर लेंगे इन दोनों को? देखो, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 59,800, सही है ना, इसमें हम फाइनेंस कॉस्ट को ऐड करके ये तो हमारा प्रॉफिट। सॉरी, अच्छा एक मिनट, दो ऑप्शन हैं, या तो आप ये ले लो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ले लो डायरेक्टली, या फिर आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर में 12,000 ऐड कर दो, बात एक ही है। बस बेहतर यही है, प्रॉफिट फ्रॉम यही ले लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना है? 59,800। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लिया हमने। डिवाइडेड बाय क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? एक तो टोटल इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। सही है ना, तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना दिया होता तो आप कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड कर लेते। सही है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर में ये 12,000 ऐड कर लेते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? ओनर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब मेरे साथ है ना? यस। हाँ जी, तो 6.7% आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट मी इरेज, शुरू से वर्किंग करेंगे हम ज्यादा अच्छा। A business makes
a single type of product. The following information is available. What is the fixed cost per unit? अच्छा, इन्होंने फिक्स कॉस्ट टोटल नहीं बोली है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मांगी है। जरा ये देखें, इंपॉर्टेंट बात है। देखो बात ये है, एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। सही है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट कितनी हो रही है? 4,500 से 5,250, 4,200 से 5,250 जा रही है, 1,000 आ रही। चेंज इन कॉस्ट हो गई। अपॉन चेंज इन यूनिट्स 600 से 800 पे चला जाएगा, 200। यानी कि $5। $5 क्या है? ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। $5 इज द वेरिएबल कॉस्ट। आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? अच्छा भाई देखो, बात ये है कि अगर मैं करूंगा, क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट मेरी 4,200 है ना। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 600 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इसको मान ले जाकर माइनस कर दूंगा, 4,200 माइनस 3,000, 1,200 इज द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 1,200। फिक्स कॉस्ट इज 1,200। अच्छा भाई, फिक्स कॉस्ट हो गई हमारी 1,200। अब 1,200 को जो है कहते हैं, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बोला हुआ आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालो। अगर फिक्स कॉस्ट 600 यूनिट के हिसाब से निकालेंगे तो $2 आ जाएगी, और फिक्स कॉस्ट अगर 800 यूनिट्स के हिसाब से निकालेंगे तो $1.5। सही है ना? तो यानी कि आपके पास जो है एक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट $2 आएगी, और यहाँ पर $1.5 आएगी। ओके, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये वाला देख लें क्वेश्चन। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें इसका। W Limited is unsure whether to use marginal costing or absorption costing. Which row is correct? अच्छा भाई, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? चार्जेस ओवरहेड्स टू एक्सपेंसेस रादर देन टू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही है। ये किसके लिए? मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट पे नहीं चार्ज करता, ओवरऑल एक्सपेंसेस में डालता है। ओवरहेड्स को एक्सपेंसेस में डालता है, प्रोडक्ट पे नहीं डालता। अच्छा, मार्ज यानी कि सी और डी में सिलेक्ट करना है। दूसरी बात क्या है? गिव्स हायर प्रॉफिट व्हेन इन्वेंटरी लेवल्स आर इंक्रीजिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में याद रखना, जब भी इन्वेंटरी बढ़ रही होगी ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब प्रॉफ इन्वेंटरी बढ़ रही होगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और ये वाली चीज मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए सही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट। J Limited makes individual pieces of furniture in customers' homes. The business adds markup of 40% when quoting for jobs. It received an inquiry from a prospective customer who lived 10 kilometers away. The material would cost 400। 400 का मटेरियल लग रहा है, 240 की लेबर लग रही है, और डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और $2 पर किलोमीटर है। यानी कि कितने का बन जाएगा फेयर? कितना बन जाएगा? 20। लेकिन 2 बार 20 का फेयर लगेगा। 20 का फेयर 2 बार लगेगा, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, 20 प्लस 20, 40 का फेयर हो जाएगा। 400 प्लस 240 प्लस 40, टोटल कितना बढ़ गया? आने जाने का देखो, इन्होंने ईच को हाईलाइट किया हुआ, ईच पार्ट ऑफ द जर्नी, मतलब आने जाने का डबल फेयर लगेगा। यानी कि 680 हमारा हो गया टोटल कॉस्ट हमारी। 40% का हमें प्रॉफिट लगाना है, मार्जिन लगाना है। तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 140% ही कर दो सीधा सीधा। ठीक है ना? 40% का प्रॉफिट ऐड करना है, तो मतलब प्रॉफिट को मिलाकर 140% बन गया। 952 वुड बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, रिपीट वंस अगेन। क्या करा इन्होंने? पहले सारी कॉस्टिंग की है, तीनों चीजें ऐड की। बस एक बात याद रखना है, हाईलाइट जो चीज की है ना, वो गौर से पढ़ा करो। ईच पार्ट ऑफ द जर्नी को ना, मतलब आने जाने का दोनों का लगेगा किराया। ठीक है, तो 40 का तुम्हारा 20 की जगह 40 का किराया लग गया। जो अमाउंट आ गई, इसमें 40% प्रॉफिट भी शामिल करना है। डायरेक्टली 140% से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, मेरे साथ है सब? बेटा थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करें आप लोग ना। मैं रुक जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को मुझे फीडबैक मिलता जाए।
तो कहीं रोकना हो तो मुझे रोके ना, आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मैं रुकूंगा, अगर कहेंगे सर प्लीज एक्सप्लेन कर दें वापस, या थोड़ा सा रुक जाएं, या कुछ क्वेरी है तो पूछते जाएं साथ साथ। वन वे कम्युनिकेशन होगी तो मैं स्पीड से चलता ही चला जाऊंगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक कहाँ निकल जाऊंगा। कम्युनिकेशन शुड बी टू वे, आप लोग के कमेंट्स आते रहेंगे तो मैं मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे रुकना है या चलना है आगे। ओके। नहीं, 22 का आंसर देख लेते हैं अभी। हाँ, 22 का आंसर ये है, 2 और 1.5 ना, ये आंसर। अच्छा, अभी क्या है ये, व्हाट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वुड बी यूज्ड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा बजट रेट के हिसाब से निकलता है। बजट रेट ओवरहेड है हमारे 40,000 के, डिवाइडेड बाय, किससे करेंगे डिवाइड, इन दोनों में जो ज्यादा ज्यादा होगा उससे डिवाइड करेंगे, 2800 2600, जो ज्यादा है हायर ऑफ से डिवाइड होता है हमेशा। तो 40,000 डिवाइड बाय 2800, क्या आएगा, 40,000 डिवाइड बाय 2800, 14.29, 14.29 is the answer. A business provides the following information. What is the total absorption cost per unit? What is the total absorption cost per unit? अब टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, सारी कॉस्ट ऐड करना, डायरेक्ट मटेरियल ऐड होगा, डायरेक्ट लेबर ऐड होगा, फिक्स सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी। देखो कभी भी जो है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर सेलिंग कॉस्ट नहीं आती, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। सेलिंग कॉस्ट तो आती ही नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएंगे। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने होंगे, $10 पर आवर, नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे यहाँ से डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 240,000 डिवाइड बाय 4, 40,000 आवर दो है, और $10 पर आवर है, उसका मतलब है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 400,000 के आपके ओवरहेड हो गए। अब टोटल हमारे कितना खर्चे होगा, 298,000 प्लस 240,000 प्लस 400,000 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम पर यूनिट, टोटल ओवरहेड नंबर ऑफ यूनिट्स है 48,000। अब जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, 298,000 प्लस 240,000 प्लस 400,000 डिवाइडेड बाय 48,000। ठीक है, दोबारा से वर्किंग कर ले, टोटलिंग कर लेते हैं। 60,000 बनेगा ना, ये 40,000 भी नहीं बन रहा, 60,000 आवर्स बन रहे हैं। 240,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 60,000 आवर्स बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 लाख हो गया। तो वापस से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 298 प्लस 240 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 48, 23.71, 23.71, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाली चीज जो है वो 240,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 60,000 बन रही थी। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आपका 298,000 का,
298,000 का डायरेक्ट मटेरियल है हमारा, सही है। फिर उसके बाद 240,000 का डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। देन फिक्स सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये दोनों तो नहीं आएंगी। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट, ओके। लेट मी चेक, इन्होंने शायद फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी ऐड कर दिया होगा। 298,000 प्लस 240,000 प्लस 150,000 प्लस 600। हाँ तो सर कभी कभार एमसीक्यू में बहुत रेयर होता है। अच्छा भाई, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। वैसे हमारा आंसर 23.71 आ रहा है। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर वैसे भी जो है हमेशा जो है कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट आती हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर जो है सेलिंग कॉस्ट आमतौर पर नहीं आती। अच्छा एक बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है, सही है, इन्होंने सेलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड कर दी है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है ऑल द यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। सारे यूनिट सेल हो चुके हैं, ठीक है, सारे यूनिट सेल हो चुके हैं, ओके। तो इन दिस सिनेरियो उन्होंने क्या करा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट को भी जो है वो इंक्लूड कर लिया है, मतलब सेलिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में, ठीक है ना। वैसे यूजुअली जो है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में ऐसा होता नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम सेलिंग कॉस्ट अलग से माइनस करते हैं। देयर आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में इन्होंने जो है ऑप्शन डी सेलेक्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने सारे ही कॉस्ट, मतलब ये सेलिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है, हालांकि सेलिंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट पर यूनिट। What is the correct definition of margin of safety in dollars? The amount by which sales revenue exceeds total fixed and variable cost. What is the correct definition? Margin of safety किसको बोलते हैं? Margin of safety इसको बोलते हैं ये वाला C, C option C is correct. The amount by which sales revenue could fall before break even point is reached. मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही बताता है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब इस अमाउंट से नीचे अगर हमारी सेल्स होगी ना तो हमारा क्या हो जाएगा, हम नुकसान में चले जाएंगे। सही है ना, मतलब ये कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बता रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मेरा $5,000, इसका मतलब क्या है, मेरी सेल्स $5,000 से अगर ड्रॉप हो गई तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, $5,000 से अगर ज्यादा सेल्स ड्रॉप हो गई तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ कंपनी हैड सेल्स रेवेन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कंपनी हैड अ सेल्स रेवेन्यू 500,000, टोटल कॉस्ट ऑफ 400,000, फिक्स कॉस्ट बाय 120,000, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, 280,000, 220,000 इज द कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर ही आएगा, जरा यूनिट्स में तो नहीं ले सकते हम, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। बिकॉज हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता नहीं है ना, तो हम डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो कर ही नहीं सकते, हमें पर यूनिट नहीं निकाल पाएंगे हम कुछ भी ना, नंबर ऑफ यूनिट नहीं पता, इसलिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितने की है हमारी, एक तो ये 30,000 है और एक 50,000 है, दोनों मिलाकर 80,000 की फिक्स कॉस्ट हो गई, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन है कितने का, 250,000 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 150 है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 100,000, और सेल्स कितने की है मेरी 250,000, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होगा, 100/250। सी एस रेशियो मेरा क्या है, 100/250, 3 जीरो हटा दो, ठीक है। रिपीट वंस अगेन, सी एस रेशियो अगर मुझे निकालना है, सी एस रेशियो क्या है, 100,000/250,000, 0 0 हटा दिए मैंने,
ठीक है, चाहो तो मतलब ये सी एस रेशियो में तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 40% है सी एस रेशियो। यहाँ पे डाल देंगे 40%। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 200,000। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो। चलो, डन एवरीवन, ओके। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मतलब ब्रेक इवन की बात हो रही है। ब्रेक इवन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं? इट अज्यूम फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, ये सही बात है बिल्कुल। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कांस्टेंट मिक्स, ये बात किसी हद तक सही है। मतलब ये लिमिटेशन है इसकी। और क्या है? इट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेमी वेरिएबल। इट कैन नॉट बी यूज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इट कैन बी यूज। भाई मल्टीपल प्रोडक्ट का मसला थोड़ी है। अगर सेम एक कंपनी के दो तीन प्रोडक्ट भी हो लेकिन उनकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वगैरह सेम हो तो मसला नहीं है, ब्रेक इवन में यूज हो सकती है वो। सही है, रिपीट वन सेकंड। ब्रेक इवन में पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है, लिमिटेशन है ब्रेक इवन की। इट अज्यूम फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड, हालांकि फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती रहती है हमारी। इट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ फिक्स होती है, वेरिएबल होती है। और ये क्या है? इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कांस्टेंट मिक्स, ये वाला सूटेबल नहीं लग रहा। वन और थ्री ओके हैं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? इट कैन नॉट बी यूज्ड मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कांस्टेंट, ये वाली बात जो करी है ना, कांस्टेंट मिक्स। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो लेकिन उनका मिक्सचर कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट उसी अमाउंट से चल रही है, सेलिंग प्राइस भी वही अमाउंट है, चाहे प्रोडक्ट दो या तीन हो, तो इतना मसला नहीं है ना, मतलब ब्रेक इवन वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ना। नंबर थ्री में क्या है? इट इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो ब्रेक इवन चार्ट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसीलिए ये लिमिटेशन है ना ब्रेक इवन की। ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जब भी बोलेगा ना, इसका मतलब होगा ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वन एंड थ्री ओनली, यही हमारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतना ही रखेंगे आज के लिए। दिस पेपर इज नाउ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।